नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। संसद सत्र का दूसरा दिन आज और दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार, जहां सांसदों की शपथ के बाद एक बार फिर से हंगामा हो गया, एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर विवाद पैदा कर दिया था। उनके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने शपथ लेने के बाद एक नारे से हंगामा मचा दिया। गंगवार बोले, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। यह सुनकर सदन में हंगामा हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 18वीं लोकसभा के लिए जनता के जिन सांसदों को चुनकर लाया गया था, जनता ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा था, उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को पहले ही सत्र में शपथ दिला दी गई। इसके बाद मंगलवार यानी आज अन्य सांसदों ने शपथ ली, जिन्हें शपथ दिलाई गई। और इस दौरान सांसदों ने कई नारे लगाए जो काफी चर्चा में आए। और इसी कड़ी में बीजेपी के एक नेता ने तो हिंदू राष्ट्र की जय के नारे लगा दिए। उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह ने सांसद की शपथ लेते वक्त हिंदू राष्ट्र और जय भारत के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत कहा। विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी कृत्य किया। वहीं फिलिस्तीन का जिक्र करने के सवाल पर ओवैसी ने यह कहा कि फिलिस्तीन उत्पीड़ित लोग हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में काफी उत्पीड़न है, उत्पीड़न वो लोग हैं, इसलिए उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा। उसके बाद उन्होंने बाहर आके भी मीडिया द्वारा ये सवाल पूछे जाने पर कहा कि जो कह दिया वो कह दिया, फिलिस्तीन में उत्पीड़न है, लोग वहां के पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा दिया। लेकिन भारत में जय फिलिस्तीन का नारा कितना ठीक है, संवैधानिक तौर पर इसे कैसे देखा जाए, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन से प्रवक्ता अरमान कबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरमान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अरमान जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ओवैसी ने शपथ के बाद जो नारा दिया जय फिलिस्तीन, ये कितना ठीक है, आप इसे कितना ठीक मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे फिलिस्तीन के साथ हमारा क्या रिश्ता है, सबसे पहले हमें जानना होगा। जो इस तरह से नारे पर जो लोग बवाल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरह का नारा नहीं देना चाहिए था, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले इंडो फिलिस्तीन का जो रिश्ता है उसको स्टडी करना होगा बहुत बढ़िया से। तभी आपको समझ में आएगा कि अगर किसी ने नारा दिया है तो ये इतना बड़ा बात नहीं है। वो लोग वैसी साहब अपने विवेक से वो नारा दिए हैं, ठीक है, इसमें हम सहमति जताए ना जताए ये हमारा अलग मामला है। लेकिन फिलिस्तीन का जहां तक मामला है, फिलिस्तीन के लिए हम यानी कि हम हिंदुस्तान जो है सबसे पहले देश है जो नॉन अरेबिक मुल्क थे जिन्होंने फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दिया। और फिलिस्तीन के लिए रिकॉग्निशन देना मतलब उनके पक्ष में खड़ा होना, उनको अपने दोस्त मानना। और इसके बाद जो और उस वक्त जो रिकॉग्निशन दिया था, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था, उनको हम लोगों ने माना कि वो फिलिस्तीन के नागरिकों का जनप्रतिनिधि है ऑफिशियली। और ये 1974 में किया हम लोगों ने। उसके बाद 1988 में हम उन लोगों में शुमार रहे जो पहले ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में रिकॉग्निशन दिया हम लोगों ने। और इतना ही नहीं है ऋषिका जी, दिन पर दिन हम लोगों ने फिलिस्तीन को आर्थिक सहायता भी पहुंचाते आए हैं। हम लोग 1995 से अगर आप गिनेंगे, 1995 में हम लोगों ने $1 बिलियन किया आर्थिक सहायता की, 1996 में $1 बिलियन की आर्थिक सहायता की, 1997-98 में वहां के मेजर जनरल नसीर यूसुफ यहाँ आए और उनके साथ 55 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दिया। उसके बाद फिर और आगे अगर बढ़े, 1998 में लगभग 40 से 50 लाख रुपए हम लोगों ने उनके ऊपर खर्च किया, जिस पर कॉलेजेस और वहां के जो लाइब्रेरी खोलने में हम लोगों ने मदद की।
ठीक है, मैं क्यों आपसे किया पूछ उन्होंने रही हूँ, मदद? क्यों मैं किया? आपसे ये पूछ रही ऋषिका जी हूँ, क्यों किया सुनिए मदद? अरमान जी, मैं आपसे ये पूछ जी रही हूँ, जी भारतीय संसद में जी खड़े होकर जय फिलिस्तीन जय पैलेस्टाइन कहना कितना ठीक है, जय फिलिस्तीन का नारा देना कितना ठीक है? क्या आप अमेरिका के पार्लियामेंट में जाकर जय भारत बोल सकते हैं या जय हिंदुस्तान बोल सकते हैं? जी, अमेरिका के ऐसे बहुत सारे देश में, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऐसे बहुत सारे देश में, देश के सदन में फिलिस्तीन के फेवर में पत्ते जय लहराए भारत गए, बोलने में झंडे क्या लहराए दिक्कत है? गए, ये भी हुआ है। अरमान जी, जय भारत बोलते जय हैं, भारत बिल्कुल बोलने में क्या बोलेंगे, जय दिक्कत है? भारत, अरमान जी, जय जय भारत बोलने में क्या भारत, दिक्कत है? जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो जय भारत क्यों नहीं बोला क्या गया? मसला है? क्यों नहीं बोला गया? क्यों वो जय किसमें? फिलिस्तीन बोल रहे हैं? भारतीय संसद, आप देखिए 18वीं लोकसभा जी। हमारी चल रही है, संसद का दूसरा दिन, शपथ के बाद आप अल्लाह जी। की जय कीजिए, आपको जो जी। करना है वो कीजिए, आप दूसरे देश का नाम क्यों ले रहे हैं? हाँ, हाँ। आप ये बताइए, जय फिलिस्तीन जो बोला वो सही है या गलत है? देखिए देखिए, फिलिस्तीन को दिल से सोचिए। हमारा जो है, हमारा जो देश का जो नींव है वो वसुधैव कुटुंबकम पे है, आधारित है। हिंदुस्तान को ऐसा वैसा है, देश नहीं लेकिन है। भारत के अंदर की जो बिल्कुल, चीजें हैं और वो उस पर है। सुनिए, आप मुझे ये बताइए, भारतीय संसद में जय फिलिस्तीन बोलना कितना ठीक है? सही किया उन्होंने या गलत किया, ये बताइए। जी, हमारे हिसाब से जिस तरह का रिश्ता हमारा फिलिस्तीन के साथ है, गलत नहीं है। भारत की सरकार ने इजराइल को समर्थन दिया है। जय भारत का भी नारा लगाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है अरमान जी। चलिए, तनुज दीक्षित जी हमारे साथ बने हुए हैं, उसके बाद हमारे राजनीतिक मेहमान भी बने हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। तनुज जी, जय फिलिस्तीन वर्सेस जय हिंदू राष्ट्र, पहले जय फिलिस्तीन का नारा, उसके बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा, और दोनों ही नारों पर संसद में जमकर बवाल हुआ है। देखिए ऋषिका, मुझे लगता है कि जय पैलेस्टीन का जो नारा है वो निश्चित रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की जयकारे होना चाहिए, ना कि दूसरे राष्ट्रों की होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो यही चाहते हैं कि अब इन मुसलमानों के हितों की बात करके मुस्लिम पार्टी बनाई है और यहाँ तक लोकसभा तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से वो यही चाहते हैं कि अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी पहचान को प्रमाणित करना चाहते हैं। यानी सिर्फ मीडिया में आने के लिए या फिर मीडिया का हेडलाइन बनने के लिए जय फिलिस्तीन का नारा? हमेशा से उनके नारे जिस तरीके के होते हैं वो एक लाइमलाइट में ही उनको लाने की कोशिश करते हैं खुद को। साथ ही साथ देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने जो जय पैलेस्टाइन का नारा दिया है, तो जिसे हम फिलिस्तान बोलते हैं हिंदी में, तो निश्चित रूप से ये उनको एक लालसा है कि अब वो मुसलमानों के हित की बात राष्ट्र में तो करते हैं, साथ साथ वो चाहते हैं कि अब विश्व स्तर पे जो मुसलमान है वो उनको जाने। आज देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा है, और उस मंदिर के अंदर अगर वो दूसरे राष्ट्र के लिए नारे लगा रहे हैं, तो देखिए एक मैं आपको उनकी एक हमदर्दी का एक जो सोच होगा वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से सोचते होंगे। शायद ऋषिका, ऐसा है कि यूएन रिवॉल्यूशन 1948 के पहले पैलेस्टीन जो है वो यूनियन ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा होता था, यूएसए का पार्ट था, लेकिन उसके बाद में इजराइल स्टेट में उसको जो है तब्दील किया गया। हाल ही में हम जो युद्ध सुन रहे हैं इजराइल और गाजा पट्टियों को लेकर के, ये भी फिलिस्तानी यहूदी और मुस्लिमों के बीच की एक तरीके की जंग ही है, जो हम देश भर में विश्व भर में जो इसकी खबरें आती है इंटरनेशनल मीडिया में, हम जिसको जानकारी लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जय पैलेस्टाइन करके एक हमदर्दी उन मुसलमानों के फेवर में भी दिखाना चाह रहे हैं जो विश्व के अलग अलग कोने में है, और साथ साथ यहाँ पर भी उसका एक कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार है, आप इसको बेहतर समझते हैं किस तरीके से वो इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है तनुज जी। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र जी भी बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, संसद सत्र का आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन नारों को लेकर हंगामा, दूसरा विपक्ष मांग कर रहा है डिप्टी स्पीकर की। दे क्यों नहीं देते हैं आप डिप्टी स्पीकर? देखिए, संवैधानिक जो परंपरा है उसे मानना नहीं है किसी को भी। अगर परंपरा ये कहती है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए तो दे दीजिए। और दूसरा, नारों को लेकर ये जो बवाल बचा हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया रखेंगे आप? क्या कहेंगे आप? जय फिलिस्तीन, और दूसरी तरफ आप ही के सांसद की ओर से कहा गया जय हिंदू राष्ट्र, उसका भी काफी विरोध किया गया संसद में। ऋषिका जी, देखिए, जहां तक अभी यहाँ अरमान जी कह रहे थे कि फिलिस्तानी का इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान, ये इतिहास उठा के बता रहे थे, जहां तक मुझे लगता है इन्होंने ओबीसी साहब का हमेशा से, आप इतिहास उठा के देख लीजिए उनका, उनको करना कुछ नहीं है इस देश के अंदर। इस देश का विकास हो, इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करनी हो या संविधान की हो, उनको इस सब से कुछ लेनी देनी नहीं है। सिर्फ उनको यह है कि मीडिया फुटेज मिले,
मीडिया में वो चर्चा में बने रहे, देश दुनिया में अपनी जो है जो एक उनका बना हुआ पुराना आदत है कि भाई मैं चर्चा में बना रहा हूं। क्योंकि देखिए जब से ये चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नतीजा आया, सरकार हमारी बनी, अभी लोकसभा चालू हो गया कल से, लेकिन ओबीसी साहब को कोई पूछ नहीं रहा है। वो हमेशा मीडिया वाले भी उनसे पूछते थे, बताइए विपक्ष का कितना सीट आएगा, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या योगदान है। तो चुनाव के बाद कोई ओबीसी साहब के पास तो कोई गए नहीं, कोई मीडिया वाला उठ के। तो उनको लगा कि ये इससे अच्छा जगह जो है ये विवादित बयान देके और 2-1 दिन जो है इसका पूरा फुटेज खाना है। ठीक है। और देखिए इतना आप समझ लीजिए, ओबीसी साहब के कहने से और ना तो कोई मुसलमान भाई जो है उनके साथ जा रहे हैं, ना ही देश के लोग उनके साथ जो है कोई जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने विपक्ष को लेकर भी एक सवाल आपसे देश किया में था। रहते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इस देश के अंदर जो है यही लोग तो नारा लगाए थे कि ये लोग कानून बदल देंगे, लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा है, पता नहीं क्या क्या खतरा है। आज अगर खतरा किसी से है तो ये विपक्ष के लोगों से खतरा है। इन ऐसे लोगों से खतरा है तो इस देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिन्होंने पूरा देश के लोगों ने भरोसा करके एक वोट का जो है उन्होंने चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो वोट देने का काम किया। पूरा 2 महीना जो है देश का लोग जो है इस महापर्व में जो है हिस्सा लिया। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण की बारी आई, शपथ ग्रहण लिया, ओबीसी साहब ने क्या नारा दे दिए, जिससे कि पूरी मीडिया जो है उनके तरफ आकर्षित हो। दूसरी बात आपने कहा कि भाई विपक्ष को आप जो है डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए संविधान है, लोकतंत्र है, सब कुछ है। अभी जो है पार्लियामेंट में अभी सारे सांसद हमारे जो है वो माननीय सांसद जो है शपथ ग्रहण ले रहे हैं, उसके बाद जब बैठक होगी वो उनका हक है, वो उनको मिलेगा। इसमें देना नहीं लेना, ये टेलीविजन पर बैठ के जो है किसी को अध्यक्ष बना देना, किसी को डिप्टी अध्यक्ष बना देना, ये जिनको बनाना है, जिनको बनना है वो अपने आप बन जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। हमारी सरकार कैसे बनेगा सर, वो तो यही बोल रहे हैं ना। राजनाथ सिंह जी का फोन गया था और उन्होंने स्पीकर को लेकर समर्थन मांगा, तो वहां से डिप्टी स्पीकर के पद के लिए मांग रखी गई। स्पीकर के लिए हमको समर्थन की जरूरत कहाँ है, हमारी सरकार में है, हम तो हमारी पूरी बहुमत में है, तो हम तो स्पीकर बना ही लेंगे। ठीक है उसमें। लेकिन एक देखिए, हमारी सरकार हमेशा से विपक्ष के साथ लेके चलने का काम किया है, उनको भी सम्मान देने का काम किया है। आप विपक्ष में हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। इसलिए अरे बोल रहे भाई, रुक जाइए, बोल रहे हैं तो सम्मान देने के लिए उनको फोन किया। दूसरी बात का हिंदू राष्ट्र की बात, जब ओबीसी साहब जैसे ऐसे लोग अगर इस देश के अंदर हो, तो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए भी अगर नारा लगे तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू राष्ट्र का नारा लगना चाहिए। ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिए। अरमान कबीर जी, मैं आपके ठीक है अरमान कबीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप तब बोलिए ना। नितिन जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर स्पीकर को हमें बनाना होगा तो स्पीकर तो हम बना लेंगे, लेकिन उसके पहले डिप्टी स्पीकर बनने के पहले आप अध्यक्ष तो बनने दीजिए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर की मांग रखिए ना। और एक प्रतिक्रिया इस पर भी दीजिए सर, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया संसद में शपथ के बाद, कितना ठीक है ये? नितिन दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, नितिन जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है, मैं उनके पास वापस जाऊंगी। तब तक अरमान कबीर जी आप जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। जी, मैं जवाब देना नहीं चाह रहा था, मैं इनसे पूछना चाह रहा था, आपने प्रस्तावना पढ़ा है, संविधान का प्रस्तावना पढ़ा है सुरेंद्र कुमार सिंह जी ने? हाँ बताइए ना, आप ज्यादा आप पढ़े हैं ना, इसीलिए तो आप इतिहास बता रहे थे कि अरे भाई, हमने दिया क्या नहीं दिया। हमने तो पूरा देश में प्रस्तावना में कहीं पर हिंदू राष्ट्र की बात की गई है? अरे नहीं की गई, पूरे संविधान में अब किया जाएगा। आप लोगों का मंशा, आप तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, नहीं संविधान बदलने की कल्पना हिंदू राष्ट्र की क्योंकि कल्पना रहेगा। और आप लोगों ने कहा था ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
भाई आप लोगों ने कहा था ना कि कानून बदल देंगे, लोकतंत्र को खतरा है, कानून भी बदला जाएगा। अरे विपक्ष के लोगों ने बोला था, आप लोगों ने बोला था, अब ये बदला भी जाएगा। आपके लिए कहा गया ठीक है सर, एक एक करके जरा बात सुनिए। ठीक है अरमान जी, ठीक है अरमान जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, हिंदू मुस्लिम ठीक है सुरेंद्र कुमार जी रुक जाइए। अरमान जी मुझे ये बताइए, संविधान की आप बात कर रहे हैं, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, वहां पर ये कहाँ लिखा है कि आप भारत के संसद में खड़े होकर दूसरे देश की जय करें? ये कहां पर लिखा हुआ है? आप संवैधानिक परंपराओं की बात कर रहे हैं ना, कि वहां पर मजहब के बारे में नहीं लिखा हुआ है। आप ये बताइए मुझे, संविधान में ये कहां लिखा है कि आप संसद में खड़े होकर दूसरे देश की जय करें? देखिए ओवैसी साहब ने तो शपथ लिया है, वो हिंदुस्तान के आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अभी आप प्रस्तावना समझा रहे थे, अभी आप संविधान के अनुच्छेद समझा रहे थे, कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि आप भारतीय संसद में खड़े हो जाइए और दूसरे देश की जय कीजिए? पहले ही वर्ड में मैंने कहा है कि उन्होंने जो नारा दिया है वो अपने विवेक से दिया है, लेकिन हमारा फिलिस्तीन के साथ क्या रिश्ता है इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। सर उनका जो रिश्ता है उस पर अलग से चर्चा हो जाएगी। इजराइल और सुनिए ना अरमान कबीर जी, इजराइल और फिलिस्तीन का जो भी युद्ध था उस पर जो भी चर्चा है वो अलग से हो जाएगी। लेकिन आपको लग रहा है भारतीय संसद की क्या गरिमा है? आप बताइए, संसद में खड़े होकर अगर आप दूसरे देश की जय करेंगे तो कितना गंभीर इसको माना जाएगा? आप ये बताइए ना पहले। ओवैसी जो है कोई पहला जो है, तो ओवैसी साहब कोई पहला इंसान नहीं है जो अपने देश की संसद में जो है जो कि उन्होंने फिलिस्तीन का मामला उठाया है। दुनिया में बहुत सारे संसद हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी का आवाज उठ रहे हैं। कहाँ है आप लोग? ठीक है नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद कुछ तकनीकी समस्या, उन्हें फोनो लाइन पर ले लीजिए जरा, उनका पक्ष भी रखा जाएगा। ठीक है अरमान कबीर जी, लेकिन ये आपको देखिए कहना होगा, ये गलत है सरासर। भारतीय संसद में खड़े होकर दूसरे देश की जय करना गलत है। अगर आपको इस पर चर्चा सुनिए ना अरमान जी, अगर ओवैसी जी को इस पर कुछ बोलना है तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उसकी तरफदारी करें। भारतीय संसद में खड़े होकर ये बोलना ठीक नहीं है। ठीक है अरमान जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तनुज दीक्षित जी, ठीक है तनुज दीक्षित जी, प्रस्तावना अभी समझा रहे अरमान जी, संविधान के बारे में बता रहे हैं। ये बताइए कौन से संविधान के ऐसे कौन से अनुच्छेद में लिखा है? जहां तक मेरी जानकारी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप भारतीय संसद में खड़े होकर दूसरे देश की जय करें। निश्चित रूप से देखिए, भारत में भारत की ही जय हो सकती है, भारत राष्ट्र की जय हो सकती है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र को लेकर नारा हो या फिलिस्तीन को लेकर नारा हो, दोनों ही असंवैधानिक नारे रहेंगे, कहलाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर हिंदू पर्सनल लॉ की मान्यता को नहीं माना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी और कॉमन सिविल कोड को जो है मान्यता दी गई है। तो निश्चित रूप से जब कॉमन सिविल कोड आता है तो कोई भी जातिगत रूप से राष्ट्र की जो है परिकाष्ठा नहीं करी जा सकती। निश्चित रूप से दोनों ही असंवैधानिक रूप से जयकारे हैं, चाहे वो ओवैसी हो चाहे वो भाजपा के कोई भी सांसद हो, लेकिन निश्चित रूप से ये दोनों असंवैधानिक है और इस पे कोई ना कोई कार्रवाई लोकसभा स्पीकर को निश्चित रूप से लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन तनुज जी, यहाँ पर जिस तरह से देखिए कहा यह जा रहा है कि आप जैसे कि अभी सुरेंद्र जी ने भी कहा और तमाम जो बातें की जा रही है उसके बाद विश्लेषकों का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप देखिए हेडलाइन में आने के लिए या इस तरह की जो प्रतिक्रिया अगर आप भारतीय संसद में खड़े होकर दे रहे हैं तो बेहद शर्मनाक ये है। अगर आपको इस पर कुछ बोलना है तो आप अलग से उसको लेकर बोल सकते हैं, आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल सकते हैं, लेकिन भारतीय संसद में कहीं ना कहीं इस शब्द का उपयोग करना या फिर इस तरह की कोई बात करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऋषिका जी। नितिन जी, आप सुरेंद्र जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे, आपसे जानना चाहूंगी सर, पहले अध्यक्ष बन जाने दीजिए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर की हम बात करेंगे और उसके बाद ये जय फिलिस्तीन का जो नारा आज उठाया गया है, शपथ के बाद नारा लगाया गया जय फिलिस्तीन, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। दोनों बातों पर जवाब दीजिए। जी देखिए ऋषिका जी, ये हमारे देश की संसद का ही नहीं बल्कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज जो है सांसदों ने शपथ ली और पहला दिन था। इस दिन क्या हुआ? इस दिन ओवैसी ने भी गरिमा लांघी, इस दिन भारतीय जनता पार्टी ने भी गरिमा लांघी और देश के प्रधानमंत्री ने भी गरीबों, बेरोजगारों, पीड़ितों की बात नहीं करते हुए 1975 में इमरजेंसी का मामला उठाया। तो मुझे लगता है कि ओवैसी जैसे व्यक्ति की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ये
6 साल तक अवैध रहे। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने नारे लगाए हैं, कार्रवाई उस पर भी वैसी होना चाहिए। हमारा जो देश है वो एक सीमाओं में है, हमारा जो संविधान है वो एक दायरे में है। हमें उस दायरे से बाहर जाकर संसद में बोलना, ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि और हमारे लोकतंत्र को कमजोर करना है। और ऋषिका जी, मैं कहता हूँ कि देखिए, ओबीसी होते कौन है कि भारत की संसद में दूसरे देश का नारा लगाने वाले। और ये जो महाशय भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति सांसद जो नारे लगा रहे थे हिंदू राष्ट्र, तो अपने प्रधानमंत्री से कहकर संसद में हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव पास करा दो। ऐसे नारे लगाने से क्या होता है भाई? जो जमीन पर काम करो ना, आप राजनीति क्यों करना चाहते हैं? सपोर्ट करेगा क्या अगर ऐसा प्रस्ताव लेकर आ जाएगी बीजेपी, तो आप सपोर्ट करेंगे नितिन? अरे भाई, ये सब ख्याली पुलाव है। तो फिर ख्याली पुलाव की यहाँ पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये कोई बातें नहीं होती है। आज आप समग्र हिंदू राष्ट्र में किसको मिलाओगे? पाकिस्तान को मिला लोगे, बांग्लादेश को मिला लोगे, श्रीलंका को मिला लोगे, इसे कहते हैं अखंड भारत। ये तो क्या है, ये पढ़े ना लिखे और बेवजह बहस करके नारे लगा देते हैं। हिंदू अखंड राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र का जिसमें श्रीलंका है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें जो है भूटान है, जिसमें नेपाल है, पाकिस्तान है, ये बावरे हो चुके हैं, पागल हो गए हैं। वापस मुद्दे पर आते हुए डिप्टी स्पीकर पर जवाब दीजिए। पहले अध्यक्ष बन जाने दीजिए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर पर बात होगी। आपने तो पहले ही शर्त रख दी है कि डिप्टी स्पीकर अगर अब विपक्ष को मिलेगा तो स्पीकर पर समर्थन देंगे आप। और जिस तरह से टकराव की स्थिति पहले ही दिन से बनी है, पहले 2 दिन तो सिर्फ शपथ दिलानी थी। आपको लग रहा है कि इतनी टकराव की स्थिति की जरूरत थी? जो विरोध प्रदर्शन संविधान की किताब लहराते हुए किया गया, उसकी जरूरत थी संसद के 2 दिनों में? पहले 2 दिन है। हमारा ये कल्चर है कि अगर बहुमत में सरकार है तो स्पीकर उनका है, तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होता है। वैसे तो संसद में डिप्टी स्पीकर की कोई बहुत ज्यादा शक्तियां उसको प्राप्त है नहीं, है ना। जो भी काम है वो स्पीकर का है, केवल सदन की कार्रवाई सुन सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये इतना सा पावर है। लेकिन मुख्य जो पावर है वो स्पीकर के पास है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, उसके लिए आपकी तरफ से जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अटल जी को महत्व दिया, विदेश भेजा, तो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कसम खा चुके हैं 12 साल पहले कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस को मुक्त कर देंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था वो, तानाशाह, है ना, ऐसे तानाशाहों से आप किसी पद की उम्मीद कर सकते हैं? जो कांग्रेस की हत्या करना चाहते हैं, जो कांग्रेसियों को जो है बर्बाद करना चाहते हैं, तो कहाँ से उपाध्यक्ष का पद देंगे? नितिन जी, विपक्ष को साथ लेने की आप बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही कहा था कि अगर सत्ता चलाने की बात है तो बहुमत उनके पास है, सत्ता चला लेंगे वो लोग। लेकिन देश चलाने के लिए विपक्ष की सहमति की जरूरत है, और उन्होंने सहमति पहले ही मांगी। दूसरा, आपने कहा कि डिप्टी स्पीकर के पास उतने अधिकार नहीं होते जितने स्पीकर के पास होते हैं। तो फिर उसके बाद आपकी तरफ से इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? और अगर ये विरोध करना ही था तो शपथ के बाद आप ये विरोध कर लेते। देखिए, अब ये तो टीवी चैनल तो तय करेंगे कि कांग्रेस कब विरोध करेगी और कब समर्थन करेगी। मैं आपको जो है एक संवैधानिक बात बताता हूँ कि सत्ता पक्ष के पास अगर स्पीकर पद है तो विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद होता है। लेकिन मैंने उसकी आपको कहानी बताई। संवैधानिक परंपरा को आप ही लोगों ने तोड़ा था। प्रधानमंत्री संसद से कांग्रेस को मुक्त करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। हिटलर से आप उम्मीद करें कि आप हमें थोड़ा साथ दें तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं, हमें तो उम्मीद नहीं है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो देश को चलाने की कही है। और ऋषिका जी, आज बात गरीबी की होना था, आज बात बेरोजगारों की संसद में होना चाहिए था, आज देश के लिए योजना पे बात होना चाहिए था। लेकिन देखिए, आप प्रधानमंत्री का चरित्र और उनकी नैतिकता, कि वो नेहरू जी से बात कर रहे हैं, वो इंदिरा जी से बात कर रहे हैं, वो देश के लिए बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना नितिन जी, कल से इन्हीं मुद्दों पर बात होनी है। 2 दिन तो केवल सांसदों को शपथ दिलाई जानी थी और उसी में विरोध की स्थिति देखी। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे आप कल से उठाइए ना, बिल्कुल उठाइए ना। लोकसभा चुनाव जो हो जाए, लोकसभा स्पीकर का चुनाव, उसके बाद आप ये मुद्दे निश्चित तौर पर उठाइए ना। एक प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी से लेना चाहूंगी। नितिन जी ये कह रहे थे, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे थे कि विपक्ष मुक्त आप होना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है, इसीलिए बार बार इमरजेंसी की आप याद दिला रहे हैं, इसीलिए आप विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो इमरजेंसी की बात कही, इमरजेंसी वाले दिन आ रहे हैं, इसीलिए तो उनको याद दिला रहे हैं। ये साल जो है, हर साल जो है वो दिन थोड़े भूलने वाला है इमरजेंसी वाला, कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाया। ये तो देश यही तो जानना चाह रहा है, जो आज का पीढ़ी है। हर वर्ष जो है ये नई नई जो कहानियां हैं, ये हमारे पीढ़ी को तो बताना पड़ेगा ना, 1975 में इमरजेंसी क्यों लगी थी। लेकिन क्या हर बात का तो जवाब, सुनिए ना सुरेंद्र जी, विपक्ष जितने भी सवाल उठाएगा और हर बात का जवाब आप इमरजेंसी और आपातकाल से देंगे क्या? शुरुआत से ही आप इमरजेंसी और आपातकाल की बात करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, इन्होंने विपक्ष को खत्म करने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जनता का काम है। जनता ने कांग्रेस को खत्म किया है, लेकिन जनता ने तो इस बार मजबूत विपक्ष दे दिया है सर। जनता ने इस बार मजबूत विपक्ष दे दिया है। अरे कौन सा मजबूत विपक्ष दे दिया है? 100 करोड़ नहीं किए कांग्रेस, और इनके जितने भी ये विपक्ष के साथ हैं, आप देख लीजिएगा, अभी समय बीतते दीजिए ना, एक भी साथ में खड़े नहीं होंगे एक दूसरे के। ठीक है सुरेंद्र जी। अभी तो केजरीवाल जी तो अभी दिल्ली का रिजल्ट आते ही अलग हो गए। केजरीवाल जी तो कह दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी। चलिए अरमान कबीर जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि समय की सीमा है, फिर उसके बाद मैं तनुज जी के पास जाऊंगी। नितिन जी दुबे जी से हमारा सवाल है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। देखिए, अगर आप कुछ मांग कर रहे हैं नितिन जी, उसके लिए आपको भी खुद में अपने आप को झांकना होगा। आपके कितने राज्यों में सरकार है और कितने राज्यों में आपने डिप्टी स्पीकर का पोस्ट आपने विपक्षी दल को दे रखा? अरे भाई, तो 10 साल में हिंदू राष्ट्र बना लेते ना, पूर्ण बहुमत में थे। आप बना लेते ना हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत बना देते, पाकिस्तान पे हमला कर देते, बांग्लादेश पे करते। रोका किसने था आपको? आपको किसी ने रोका था? नितिन जी आपसे अरमान कबीर जी पूछ रहे थे। अरमान कबीर जी बोल रहे थे कि विपक्ष अगर इतना मजबूत है, डिप्टी स्पीकर को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, ये अरमान कबीर जी का सवाल है, जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के प्रवक्ता है। मैं आपको आपने डिप्टी स्पीकर का पोस्ट आपने विपक्षी दल को दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की कीमत पर अपने सामने विपक्ष नहीं चाहती है। ठीक है, आप मुझे लग रहा है नितिन जी आप सवाल बात कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि संसद में विपक्ष रहे। पिछली बार देखिए उन्होंने राहुल जी की सदस्यता को लेकर कितना बड़ा हंगामा किया था। नितिन जी वो सदस्यता खत्म करवाई। नितिन जी मुझे लग रहा है आपको सवाल समझ नहीं आ रहा है। ठीक है नितिन जी, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। तनुज दीक्षित जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस तरह से, ठीक है अरमान जी मैं आपके पास लौटूंगी अब। ठीक है तनुज जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आज दूसरे दिन में हमने जो हंगामेदार कार्रवाई देखी, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब दूसरे दिन में हमने देखा, क्योंकि पहले 2 दिन शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सिर्फ सांसदों को शपथ दिलानी थी, और पहले ही दिन से जो विपक्ष का विरोध हमने देखा है, संविधान की कॉपी लहराना, संसद में संविधान की प्रति लेकर पहुंचना, सांसदों के शपथ लेते टाइम नारे लगाना, और आज जो सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने जो नारे दिए हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं बहस का हिस्सा रहे और काफी हंगामा और नारों ने मचाया है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की कार्रवाई चलते हुए आप देख रहे हैं, कल महत्वपूर्ण चुनाव होना है, स्पीकर के चुनाव होना है, दिलचस्प होने वाला है, स्पीकर मिल जाएगा डिप्टी स्पीकर को लेकर, क्योंकि विरोध जारी है। किस तरह से पूरी संसद की प्रक्रिया आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि आगे मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष की सहमति बन भी पाएगी, या फिर यही हंगामेदार असर हमको देखने को मिलेंगे हर दिन? देखिए ऋषिका, अभी संसद कुछ इसी तरीके से चलेगी मुझे लगता है आगामी पूरे सत्र 18वीं लोकसभा। लेकिन यहाँ अब स्पीकर के ऊपर सहमति बनना नहीं बनना एक अलग बात है, अब तो सीधे वोटिंग होगी। देखिए देश में पहली बार जो है स्पीकर पद के लिए वोटिंग होने जा रही है। 72 साल का इतिहास बदलने वाला है। तो निश्चित रूप से जैसे कि यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की लेकर के काफी समय से चर्चा हो रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर एक संवैधानिक पद है जो आर्टिकल 93 के अंडर में आता है, और उसको ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। डिप्टी स्पीकर भी उतना ही महत्वपूर्ण पद है जितना स्पीकर का है। स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर उस लोकसभा सदन को चलाएगा, और निश्चित रूप से वोटिंग के तरीकों से ही ये चयन प्रक्रिया होगी। पहले जिस तरीके से होती थी, लेकिन अब वो नहीं हो रही है, इस बार वोटिंग की तरीके से होगी। दूसरी बात, यहाँ से बात कांग्रेस की नहीं है, इंडिया अलायंस या अन्य कोई भी दल की जो सरकारें हैं पूरे देश भर में, चाहे वो टीएमसी की वेस्ट बंगाल में हो,
चाहे एलडीएफ की केरला में हो, चाहे डीएमके की तमिलनाडु में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हो, चाहे आपकी दिल्ली में हो, किसी भी सरकार ने अभी तक अपने राज्य में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए नहीं कोई प्रक्रिया करी है, ना ही कोई पद दिया है, ना ही कोई चुनाव कराए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चीज है, उनको जब लोकसभा में आए हैं तो इस बार विपक्ष जो है पूर्ण रूप से इसके लिए अग्रसर हो गया है और चुनाव की मांग करी, ठीक है। तो जिसका कल होने वाला है। लास्ट स्पीकर जो थे डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, वो सन 2014 तक थे। वो एआईडीएमके पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उनका नाम एम थम्बी दुराई था। उसके बाद से 2019 से पद जो है वैकेंट है, 4 साल और कुछ महीने हो चुके हैं। अब देखना होगा कि कौन इस पद पे भी जल्दी चुन करके आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तनुज जी, क्योंकि बेहद दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है। कल का 26 जून का वो दिन जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 72 साल के इतिहास में पहली बार एक बार फिर से ये जो प्रतिक्रिया है वो दोहराने वाली है। और जिस तरह से लगातार संसद के 2 दिन हमने देखे हंगामेदार ये रहे, और आज दूसरे दिन तो नारों को लेकर जो बवाल मचा है वो आप देखिए किस तरह से जय फिलिस्तीन और जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए गए, जहाँ कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर विरोध इसका किया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ओवैसी की शपथ के बाद हंगामा, ओवैसी क्यों बोले जय फिलिस्तीन, ये तमाम जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। संसद का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां हंगामा नारों को लेकर देखा गया। रिकॉर्ड में कुछ नहीं रखा जाएगा। हालांकि शपथ के बाद प्रोटेम स्पीकर ने यह कह दिया कि ओवैसी की सिर्फ शपथ रखी जाएगी और रिकॉर्ड में इसके अलावा जय फिलिस्तीन जैसे नारे रिकॉर्ड में नहीं रखे जाएंगे। ओवैसी ने बाहर आकर ये कहा कि फिलिस्तीन के लोग उत्पीड़ित हैं, वहां पर पीड़ित है वो लोग, इसलिए उन्होंने ये नारे दिया, और जो बोल दिया वो बोल दिया, उन्होंने ये कहा। लेकिन क्या संवैधानिक तौर पर ये ठीक है? और इसी तरह से क्या हंगामे देख पाएंगे हम? क्या पक्ष विपक्ष की सहमति किन्हीं मुद्दों पर बन जाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।